नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बने इंडी गठबंधन में दरार आने लगी है? सड़क से संसद तक गठबंधन के नेताओं में आपसी असहमति नजर आती है। ममता दीदी संसद में मणिपुर और बेरोजगारी पर चर्चा की मांग कर रही हैं, तो समाजवादी पार्टी संभल पर चर्चा चाहती है। कांग्रेस अदानी का राग अलाप रही है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी अदानी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं, और इसकी झलक लोकसभा में भी नजर आई, जब दोनों ही पार्टियां अदानी मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। टीएमसी राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एकला चलो की नीति पर चलती हुई नजर आती है। आज ही समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कांग्रेस पर संभल को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में संभल का मुद्दा उठा नहीं रहे, लेकिन सड़क से संभल जा रही एक तरीके की औपचारिकता है। क्या संभल के मुद्दे पर संभल नहीं रहा है इंडी गठबंधन? इसी पर करेंगे आज दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले वाद पलटवार। पुलिस पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी। तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और कांग्रेस जिस जगह पे भी जनता का बस चले जाते हैं, जनता उसको ठुकरा देता है। अभी कांग्रेस का एक ही जगह बन गया, ये पार्लियामेंट का गेट, नहीं तो पार्लियामेंट का भीतर सभा को नहीं चलने देना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। और तृणमूल कांग्रेस कब कहाँ जाएगा वो किसी को पता नहीं है। कभी तृणमूल कांग्रेस इस तरफ जा रहा है, कभी आप उस तरफ जा रहा है। जिस ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस जोट का फेस बनाना चाहती थी, देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन्होंने प्रपोजल लिए थे, आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे की जो आह्वान है उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ये सब ये एक तमाशा चल रहा है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को नष्ट कर रहा है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसे जनता ने महाराष्ट्र में, हरियाणा में हर जगह नकारा है, उनकी एक ही पहचान, करो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, करो पार्लियामेंट का अपमान। और ऐसे स्टैंड लेने की वजह से उनके ही साथी दल, चाहे वो टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो भी उनके साथ नजर नहीं आए। अब मजबूरी में या उनके ऊपर कोई सकारात्मक सोच प्रकट हुई, जिस भी कारण अगर वो पार्लियामेंट चलने देते हैं तो मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य है। अब पार्लियामेंट में राष्ट्र के और देश के हितों की जो चर्चा है वो होनी चाहिए। परिवार हित के लिए पार्लियामेंट को हाईजैक करना ये ठीक नहीं। कांग्रेस चाहती है और नहीं बीजेपी चाहती है। सरकार चाहती कि सदन चले तो वो चाह सकते हैं, वो जा सकते हैं स्पीकर के पास, कह सकते हैं एक दिन का डिबेट दे दो, और एक दिन का डिबेट हो जाएगा, फिर सदन चालू होगा। लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं, बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जिनका जवाब देना होगा। महंगाई, बढ़ती महंगाई है, अब डीएपी नहीं मिल रहा खाद किसानों को, जो आलू और चावल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंपोर्ट ही नहीं हुआ है। इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए भी सरकार ये भी नहीं चलने दे रहे। अन्यथा अभी तक तो कितने बिल पास कर लिए होते हैं इन्होंने। दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल आज यही रहेगा, जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा, कि क्या एकला चलो की राह पर है विपक्षी दल। दूसरा सवाल ये कि संभल मुद्दे पर इंडी गठबंधन में क्या दरार आ गई है। तीसरा सवाल ये कि क्या मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी में किसी तरीके की असहमति है, दे आर नॉट ऑन सेम पेज। चौथा सवाल ये कि महाराष्ट्र और हरियाणा में हार से क्या कांग्रेस की पोजीशन को डेंट पड़ा है, कमजोर हुई है। पांचवा सवाल ये कि मुद्दों पर अलग अलग जो बयान आ रहे हैं विपक्षी अलायंस के भीतर, आखिर उसके मायने क्या हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं, प्रशांत रायखवार साहब है कांग्रेस के प्रवक्ता, मोहम्मद आजम खान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आरएलजी के प्रवक्ता अनिल दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मोहम्मद आजम खान साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज जो स्टेटमेंट आया यादव साहब का, उसके बाद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, और एक बार फिर से ये सवाल सबके सामने है कि क्या किसी तरीके का गतिरोध है क्या अलायंस के बीच में, या फिर इसको सीधा अगर मैं पकड़ के चलूं और इधर उधर ना जाऊं, तो उत्तर प्रदेश में आपकी सियासत को, समाजवादी पार्टी की सियासत को मजबूत रखने के लिए कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके का बयान संभल मुद्दे को लेकर आया है।
देखिए पूर्णिमा, विपक्ष का जो गठबंधन मुख्य रूप से हुआ था लोकसभा चुनाव के टाइम, उस टाइम भी ये चर्चा हुई थी कि राज्यों में जो पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसके अपने हित हैं और अपनी उसकी राजनीतिक जमीन है, तो उस जमीन को हम लोग बनाए रखने के लिए विपक्ष की एकता में हम लोग कहीं बाधक नहीं है, ना हम लोग विपक्ष की एकता में कहीं बाधक है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी होने के नाते संभल इशू एक महत्वपूर्ण इशू है, उस पे हम लोग चर्चा चाहते थे सदन में। अब जो हमारे साथ खड़ा है अच्छी बात है, और जो नहीं खड़ा है वो भी अच्छी बात है। हम उससे कोई यह नहीं है कि उसकी वजह से गठबंधन टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मालूम है अनेकता में एकता की हम बात कर रहे हैं। जो विपक्षी दल है वो सबके अपने अपने पॉलिटिकल इश्यूज है, और किसी कोर इश्यूज पे हो सकता है एक हो और कहीं कहीं हो सकता है उनके सुर अलग हो। इसलिए हम बिल्कुल ये नहीं मानते हैं कि ये गठबंधन टूटने जा रहा है, गठबंधन रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब हम चर्चा करेंगे तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और मुख्य भूमिका में है, तो जिस किसी को भी अगर रहना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। ये क्लियर लाइन है पूर्णिमा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, पॉइंट टेकन। प्रशांत साहब, क्यों लगता है ऐसा समाजवादी पार्टी को कि संभल के मुद्दे पर आप साथ नहीं हैं? वो चर्चा चाहते हैं, राहुल गांधी संभल जाने का प्रयास करते हैं डिस्पाइट ऑफ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा अभी आप मत आइए, हालात खराब हैं। राहुल गांधी पहुंचे, गाड़ी में बैठे, रूफटॉप खोला, बाहर निकले, एक बाइट दी मीडिया को और फिर उसके बाद चले गए। दूर पर बड़े बड़े नेता बैरिकेडिंग के पास आपके खड़े थे। राहुल गांधी ने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि अपनी गाड़ी से निकले और उन नेताओं तक जाए। मतलब एक मैसेजिंग देने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो मैसेजिंग फेल हुई। लेकिन इधर दूसरी तरफ मैसेजिंग फेल हो गई। समाजवादी पार्टी को लगता है कि आप साथ साथ नहीं है इस मुद्दे पर। तो क्या सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश थी क्या कि संभल जाकर हम दिखाते हैं और ये बताते हैं कि हम कैसे वहां पर मुसलमानों के साथ हैं? Thank you, Purnima ji, for inviting on the panel. I am here on Bharat 24 first time. सभी पैनलिस्टों को नमस्कार मेरा। अब क्रमवार जो आपने सवाल उठाया उनका जवाब देता हूँ। पहले बात तो मुझे इस बात पे आपत्ति कि आप इंडी गठबंधन करिए, इंडिया अलायंस है जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बना था। दूसरी बात, इंडिया अलायंस में बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं। सर, A stands for alliance, which in Hindi says गठबंधन, which in Hindi says गठबंधन सर। तो INDI इंडी और अलायंस इज गठबंधन, मैंने उसको हिंदी में बोला। ठीक है, इस पर प्रशांत साहब, इस पर मुझे लगता है कि ये चर्चा या बहस का विषय नहीं है सर। ये अब इससे बात बहुत आगे निकल चुकी है और इस पर बहुत पहले बयान और बहस हो चुकी है। और बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज अलाउ मी। ठीक, आप जब ये बात कर रहे हो कि लोकसभा जो कि जनतंत्र में जो है, लोकतंत्र में मंदिर है हमारी जो है जनता का, तो वहां पे समस्त पार्टियों को अपने मुद्दे उठाने का हक है। तृणमूल कांग्रेस मणिपुर का उठा रही है, बिल्कुल, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। सपा संभल का मुद्दा उठा रही है। हमारा डेलीगेशन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बृजलाल खाबरी, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष, अविनाश पांडे लखनऊ में रोके गए और बृजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी गौतम बुद्ध की नगर की सीमा पर रोके गए परसों। तीसरी बात, अदानी एक राष्ट्रीय मुद्दा है, हम राष्ट्रीय विपक्षी दल है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद राहुल गांधी के पास है। चौथी बात, महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव का आपने जिक्र किया। कल ही हमारा गठबंधन एक हमारा क्या कहते हैं पैनल इलेक्शन कमीशन से मिलकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई है, जिसके ऊपर अभी वहां इलेक्शन कमीशन के पास वो पेंडिंग है। जो हमारे पास साक्ष्य थे वो हमने, अब जितनी भी खामियां हुई चुनाव में, चाहे वो वोटों की गिनती से वोटों की संख्या बढ़ने से संबंधित हो या फिर अतिरिक्त बैटरी के चार्ज पाए जाने की गड़बड़ियां हो, वो सब। अब आ जाते हैं अदानी मुद्दे पे। हम क्योंकि राष्ट्रीय विपक्षी दल है तो हमने संसद में वो मुद्दा भी उठाया। हमने झांसी में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी उठाया, जो अभी आपने देखा होगा कि 5 लोगों की हत्या हो गई थी। हमने बहराइच का मुद्दा भी उठाया। तो हम भी यहाँ अब गठबंधन के धर्म के तहत हम भी उत्तर प्रदेश में हमारे भी 6 सांसद हैं और हम अपने जो है गठबंधन को अपने हिसाब से चलाएंगे। हमारा एजेंडा अपने हिसाब से। अब आदरणीय रामगोपाल जी की बात, वो संसद के बाहर उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत टिप्पणी की और वो की व्यक्तिगत टिप्पणी करना उनके बिल्कुल अधिकार क्षेत्र में है। उस पर राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। जैसे स्टालिन पांडिचेरी और चेन्नई में तूफान आया, तो तूफान आया तो स्टालिन मुद्दा उठाएंगे ना।
वो अखिलेश यादव तो नहीं उठाएंगे ना, स्टालिन डीएमके के हेड हैं। तो फिर संबल का मुद्दा समाजवादी पार्टी भी उठाएगी और आप फिर कह देंगे कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो हम क्यों नहीं उठाएंगे। उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए, हमने भी और आपने रामगोपाल यादव के बयान को निजी बयान बता दिया। आजम खान साहब ने तो नहीं कहा कि वो उनका निजी बयान है, वो तो पार्टी की राय है कह रहे हैं। वो उनकी व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, उनकी पार्टी की राय है। उस पार्टी के साथ आप अलायंस में हैं सर? बिल्कुल अलायंस में। अभी हम 9 सीटों में विधानसभा बिल्कुल। और कैसे वो आपको 9 सीटें मिली? उससे कितनी ज्यादा सीटें आप चाहते थे? अंदर खाने क्या बात हुई है? किसी से छिपी थोड़ी है। आप पत्रकार हैं, आप सबको बता सकती हैं। बिल्कुल अंदर खाने की बातचीत मैं तो नहीं बता सकता, और हो सकता है आपके पास और कोई नारद जी द्वारा दी गई भविष्यवाणी हो तो वो भी आप बता सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आप सिर्फ सीमित जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जो असीमित है उसको जानने का और बताने का अधिकार मेरे पास है सर, और मैं बिल्कुल उसको बता सकती हूं। आपको कौन रोक रहा है? जी, आप बिल्कुल बताएं। मतलब कहने का ये है सिद्धार्थ जी कि हम कौन सा मुद्दा उठाएंगे, अलायंस में हैं, हम इस पर चाय पर चर्चा भी नहीं कर सकते, हम कॉफी लेकर साथ में बैठ भी नहीं सकते, हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि संसद का सत्र चल रहा है। और क्योंकि हम लोग अलायंस में हैं, हमने साथ साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा, हम मुद्दे तय कर लेते हैं कि हम किस पर पहले चर्चा चाहते हैं, ताकि हम में एक कंसेंसस नजर आए। अपना तो पार्ट क्लियर कर देते हैं, फिर चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। लेकिन क्या यह नजरअंदाज हो जाता है कि जनता के बीच कैसी मैसेजिंग जाती है? देखिए पूर्णिमा जी, जनता के बीच में मैसेजिंग तो बिल्कुल क्लियर है, और जनता देख भी सकती है कि कैसे पार्टियां होड़ में हैं कि हम तुष्टीकरण के सुरमा बनके ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लें और एक वर्ग विशेष को ये बताएं कि हम आपके पैरोकार हैं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने 6 दिन तक देश की संसद को हॉस्टेज बना करके रखा। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि ये विषय महत्वपूर्ण ही नहीं है। तो अगर इंडिया अलायंस में लेकर के इसको कंसेंसस नहीं है कि अडानी का विषय महत्वपूर्ण नहीं है, टीएमसी बोल चुकी, समाजवादी पार्टी बोल चुकी, उनके अन्य घटक दल बोल चुके, जिस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी बैनर लेकर के खड़े थे उसमें 5 पार्टियों से अधिक उनके साथ लोग नहीं खड़े हुए, तो ये तो बात स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं अपना राग अपनी डफली, पूरा इनका अलायंस ऐसे ही चल रहा है। अब बात आ गई संबल को लेकर के, तो तुष्टीकरण तो होना ही है। देखिए अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने तो अपनी साख बचाने के लिए कह दिया कि समाजवादी पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी है। ये तो छोटी, अब समाजवादी पार्टी को बात अच्छी नहीं लगेगी। वो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रही है। हरियाणा में आपने उनको सीट नहीं दी, इसलिए उन्होंने यूपी में आपको नहीं दी। वो महाराष्ट्र में आपसे लड़ना चाहते थे, अब आप दे नहीं रहे। आप चाहते नहीं कि कोई राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, तो ये तो आपने अपनी मंशा तो टीवी पे बिल्कुल क्लियर कर दी। पर वास्तविकता ये है और हिपोक्रेसी ये है पूर्णिमा जी कि जो राहुल गांधी और जो इंडिया अलायंस के नेता करहल पर चुप रहते हैं। एक दलित लड़की को इसलिए जान से मार दिया गया क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कहा। जो लोग संदेश खाली पे चुप रहते हैं, जो लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर चुप रहते हैं, किसने रोका था बंगाल जाने से, किसने रोका था हिमाचल जाने से? ये लोग जो हर जगह चुप रहते हैं, ये संबल को ही क्यों चुनते हैं जाने के लिए? कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये चिंता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ये ना दिखा दे कि हम सबसे ज्यादा एक वर्ग के हितैषी हैं और हम उनकी बात को रख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी को भी इस बात का दर्द है कि अच्छी खासी अपनी बात कर रहे थे, इनका कोई साथ दे नहीं रहा था, इनने जैसे तैसे अपना काम किया हुआ था, अब ये भी हमारी फील्ड में उतर करके आ गए। रामगोपाल यादव जी कोई ऐसे नेता नहीं है, छुटपुट नेता नहीं है, या इंडिया अलायंस की भाषण में कहूं तो कुछ चिरकुट नेता नहीं है। वो बड़े नेता है, मंझे हुए नेता है, वो सीनियर नेता है, वो समाजवादी पार्टी के शीर्ष परिवार से आते हैं। उनका ये कहना कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है, अगर उनको संबल का विषय उठाना था तो इतने दिन बर्बाद क्यों किए? क्योंकि सदन में 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट हमारी प्रोसीडिंग्स में लगता है। 6 दिन खा गए, कितने करोड़ों का खर्चा हुआ? तो जब करोड़ों करोड़ रुपए आपने उन विषयों के लिए खर्च कर दिए जो महत्वपूर्ण नहीं थे, आपके अलायंस को लगता है, और आज आप ट्रैक बदल करके अपनी प्रतिस्पर्धा में संबल जाकर के फोटो ऑप करवाना चाहते हैं, वहां जाकर के ब्रेकिंग न्यूज बनाना चाहते हैं, जब यह बात आप जानते हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, वहां पे एनएसए लगने वाली है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सेंसिटिव चीजें आ रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को के लिए कहा है, तब समाजवादी पार्टी की दिक्कत होना लाजमी है, क्योंकि फोटो ऑप वो भी चाहते हैं और फोटो ऑप राहुल जी भी चाहते हैं। ये लड़ाई केवल ब्रेकिंग न्यूज और फोटो ऑप की है। ठीक है, आनंद दुबे जी के पास आने से पहले प्रशांत जी आपका काउंटर लेना चाहूंगी, और साथ ही सर ये भी बताइएगा, ये बड़ी बात है अगर रामगोपाल यादव सर ये कह देते कि कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही, वो आम आदमी पार्टी का नाम ले लेते हैं, फिर उसके बाद वो हरियाणा से लेके महाराष्ट्र से लेके वो बार बार इस बात की तरफ इशारा करते कि आप लोग तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि कहां किस राज्य में कैसी जरूरत है, कैसे जाना है, क्योंकि लक्ष्य तो एक है ना सर आप लोगों का, मोदी को हराना था आपको, इसीलिए आपने अलायंस बनाया, आप एक साथ आए।
हिपोक्रेसी शब्द का नाम लिया आदरणीय यादव जी ने। हिपोक्रेसी है 2012 से 2014 तक जीएसटी 2G के नाम पर संसद को न चलने देना लगातार, और फिर 2014 में आने के बाद जब त्रेता युग आ गया तो उसी जीएसटी को रात में 12 बजे लागू कर देना। उन 2 साल का हिसाब कौन देगा यादव जी, जब आपकी सदन में नेता सुषमा स्वराज थी और अरुण जेटली थे। ये हिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड पे है। और तब स्पंज नहीं होता था आपकी तरह 108 सांसदों को निकाल के संसद नहीं चलाई जाती थी। तो हिपोक्रेसी की बात जो कर रहे हैं, पहले उनको अपनी तरफ देखना चाहिए। अब आ जाता हूं मैं दूसरी बात पे। हम अपना अलायंस अपनी तरफ चलाएंगे, और जो 2,000 करोड़ की रिश्वत ली गई है वो तो ऑन रिकॉर्ड है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में और SEC में। माधवी बिच के ऊपर तो जो केस है वो ऑन रिकॉर्ड है। उनको बुलाया गया पार्लियामेंट्री एक्शन कमेटी के सामने, नहीं बुलाया गया। उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई, नहीं की गई। आपका प्रतिकूल प्रविष्टि ये होगी कि 2,000 करोड़ रुपए की जो घूस दी गई है उसमें आपके राज्य को भी घूस दी गई है। तो इस समय केंद्र सरकार किसकी है? ईडी सीबीआई किसके पास है? आप मुकदमा दर्ज करिए, आप उसमें आप आज्ञा दीजिए कि उसमें आगे की जो जांच हो। जवाब देने का जिन भी अधिकारियों को घूस दी गई है उस मुद्दे में, जिस भी व्यापारी ने घूस दी है उसको आप पकड़िए, और जिस राजनेता को, जिस अधिकारी को माध्यम बना उसको पकड़िए। उससे आप नहीं, उस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि अडानी का नाम लेते ही आपको मिर्ची लग जाती है, आप इधर उधर होने लगते हैं। लेकिन प्रशांत जी, इनके अलायंस में कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है ना सर। सर सुनिए, एनडीए में कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है ना। आपसे मैंने आपसे पहली बार भी जो सवाल पूछा, दूसरी बार भी सर जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उससे उत्तर बीजेपी पर सर आरोप लगाइए, कोई समस्या नहीं है। वो आप पॉलिटिकली आप उसी के लिए है, आप वो कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपको चिंताजनक नहीं लगता जब आपके अलायंस के साथी, आप हरियाणा याद कर लीजिए सर, महाराष्ट्र से लेकर न जाने कहां तक बयानों की बयार आई थी। आप अभी इस मुद्दे पर याद कर लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे टीएमसी हो, आप कहते हैं हम अपने अलायंस को अपने हिसाब से चलाएंगे। अरे तो आप इकलौते हैं क्या अलायंस में? आओ इधर, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, पीछे मुड़ के देखे, आपके तो कोई नहीं है सर। फिर तो यही दिक्कत हो रही है ना सर। कोई बात नहीं, हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में संसद सदस्य शुरू होने से पहले, जो कि समस्त पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को बुलाया जाता है, उससे पहले चर्चा होती है, उसमें एजेंडा तय होता है। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ जी, एजेंडा तय है, एजेंडा तय है, अपनी अपनी क्षेत्रीय राजनीति करेंगे। आप बीच में बयान देते रहिएगा, हम उसको दिल से नहीं लगाएंगे। देखिए पूर्णिमा जी, हमको इतनी बात समझा रहे हैं अडानी को लेकर के प्रशांत जी बार बार। अरे ये बात रामगोपाल जी को समझाइए ना, ये बात टीएमसी को समझाइए, ये बात अपने घटक दलों को समझाइए। अपने घटक दल को तो आप समझा नहीं पा रहे और हमको यहाँ पे बैठ के समझाने का काम कर रहे हैं। अगर इतनी दिक्कत थी तो तेलंगाना का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए। 100 करोड़ आपने क्यों लिए? अगर इतनी दिक्कत थी तो इंडिया अलायंस की जहां जहां पे सरकारें हैं हर जगह पे आप लेते हैं। पहली बात, मैं 3 बात का जवाब दे रहा हूं, जल्दी दूंगा। दूसरी बात, अभी जो एक फॉरेन सॉइल पर आपने एक इन्वेस्टिगेशन की बात करी, आपने कहा चिंता ये हो सकती है कि इनके राज्य होंगे। अरे भैया उस रिपोर्ट को पढ़िए, उसमें तो सारे राज्य आप ही के हैं। छत्तीसगढ़ भी उसमें नाम लिखा हुआ है, तमिलनाडु उसमें नाम लिखा हुआ है, हमारा तो राज्य नहीं है। जब सारे राज्य आपके थे तो इतनी चिंता थी तो अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से पूछिए कि क्या गड़बड़ हुई। 2 बात मैं और कहूंगा, इन्होंने जीएसटी का उल्लेख किया, वैसे तो प्रशांत जी को जाकर के पढ़ना चाहिए क्या बिल पहले आया था और क्या हमारी सरकार लेकर के आई, क्योंकि रिकॉर्ड से कुछ हटता नहीं है, विरोध क्यों था और क्यों नहीं था। और अंतिम बात पूर्णिमा जी, आपके शो पे कह देता हूं, ये लोग चर्चा की जो बात करते हैं ना, 2004 से लेकर 14 के बीच में यूपीए की सरकार ने लोकसभा के अंदर 18 बिल पेश किए थे, वो 72 मिनट में पास करवा दिए, एक बिल 4 मिनट के अंदर, और आप हमको समझा रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, जरा रोकेंगे। ठीक है अनिल दुबे जी, आपसे प्रतिक्रिया लेते हुए फिर उसके बाद सौरभ जी आपके पास आऊंगे, फिर काउंटर प्रशांत जी आपका और आजम खान से आपका भी लूंगी। अनिल दुबे जी, कुल मिलाकर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? मतलब क्या समझा जाए? या तो ये अलायंस ये समझता है कि किसी को कुछ नहीं समझ में आता, और आप सबसे बड़ी बात, अगर अपना क्लैरिटी लेके नहीं चलेंगे तो आप जनता के बीच, जब चुनावों के बीच जाते हैं, चुनावों के दौरान, तो जनता को आप क्या क्लैरिटी देंगे? आपके साथी अलग अलग तरीके के बयान देते हैं, मुद्दों को लेकर आपके विरोधाभास उभर कर सामने आते हैं, फिर आप कह देते हैं कि ऑल इज वेल इन इंडिया अलायंस। माइंडेड प्रशांत जी, इंडिया अलायंस बोला है मैंने, बोलिएगा अनिल जी। देखिए पूर्णिमा जी, ये बात तो इंडिया अलायंस वालों से पूछना चाहिए कि इनके बीच में क्या चल रहा है। ये जो है इनमें आपस में कोई एकता नहीं है, इनके सबकी अपनी अपनी जबकि अपना अपना राग है, वो तो आपको दिखाई पड़ रहा है। अब ये संभल जाने की बात कर रहे हैं, संभल में जब वहां पर भाईचारे के माहौल को बनाने की बात हो रही है, वहां पर जो है शांति व्यवस्था की बहाली के लिए प्रशासन शासन काम कर रहा है, तो ऐसे में विपक्ष को चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, जब वहां शांति बहाली की
के लिए कदम उठाए जा रहे, तो आपको उसमें सहयोग करना चाहिए था। जब आप वहां जाकर के आप वहां पर क्या बिगाड़ना चाहते हैं? वहां पर क्या ऐसी चीज है जो आप जाओगे तो माहौल को ही बिगाड़ने का काम करोगे, आप जो है बरगलाने का काम करोगे, जो आपने पहले भी किया है। तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने जो संभल जाकर के कोई व्यूज नहीं तलाश रहे, क्यों न्यूज बनाना चाहते हैं। तो न्यूज में रहने के लिए मैं नहीं समझता हूँ उत्तर प्रदेश को झगड़ों की आग में भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जाए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। भाई आपस में आप एक हो, भाई जो लोग कह रहे हैं संसद में चर्चा, अब इस बात की करोगे कि बंटवारा कैसे हो, समाज को बांटा कैसे जाए, संसद में इस बात की चर्चा करना चाहते हैं। अरे संसद बनी है देश में, देश के बुनियादी सवालों पर चर्चा करिए, किसानों के ऊपर चर्चा करिए, महंगाई पर चर्चा करिए, अन्य मुद्दों पर चर्चा करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मुद्दों पर आइए, जो विकास की बात है उस पर करिए, किसानों को उनका लाभकारी मूल्य कैसे मिले, उनकी उन्नति कैसे है, इस पर चर्चा करने की बात करिए। आप संभल पर चर्चा कराना चाहते हो, संभल में जो कुछ भी हुआ उसको जो है वहां पर न्यायिक आयोग गया, न्यायिक आयोग जांच करेगा, वो अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद में सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो भी दोषी होंगे वो स्थिति सामने आ जाएगी। अब ऐसे में आप माहौल बिगाड़ने का काम करोगे तो मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम रहे। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम रहे, समरसता कायम रहे, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये विपक्ष जो बंटवारे की राजनीति कर रहा है, ये इसको बंद करें। ठीक है सौरभ जी, आपके पास आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जब हम बहुत अच्छे और करीबी तरीके से समझते हैं, और जिस तरीके की पॉलिटिक्स मुलायम सिंह यादव करते रहे, अखिलेश यादव ने उसको कहीं ना कहीं लेने की जरूर कोशिश की, लेकिन 4 करोड़ मुस्लिम वोटर्स, समाजवादी पार्टी की MY पॉलिटिक्स, 20%, 50 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव डालने वाले मुस्लिम, क्या ये सारा का सारा खेल अपने आप को उस मुस्लिम वोट बैंक में मजबूती के साथ रखने का है? समाजवादी पार्टी को क्या डर है कि कांग्रेस उस मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करेगी उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों में, और इसीलिए अपनी पॉलिटिक्स को हमको इंटैक्ट रखना है? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, तो ये जो एक पहलू आप कह रही हैं मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के, वो बात अपनी जगह बिल्कुल यथावत सत्य है। साथ ही साथ दूसरी बात ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से लगातार एक वो दंगा मुक्त राज्य हमें देखने को मिला, क्योंकि पहले तो दंगे होते रहते थे, वो तो बड़ा आम सी बात थी, और ऐसा भी समय हमने देखा है कि मुजफ्फरनगर जल रहा था दंगों में, महिलाएं बहनों की अस्मिता लूटी जा रही थी, और कुछ लोग सफाई में बैठ करके नाच गाना महोत्सव चल रहा था सफाई में, वो भी परिदृश्य आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने देखा है। तो आप इस बात को समझिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के समाजवादी पार्टी जो तथाकथित MY समीकरण उसका था कि वो MY समीकरण पे दावा करती थी कि मुस्लिम उसके पक्ष में हैं, और कहीं ना कहीं मुस्लिम उससे बिखर करके बसपा के अंदर गए, वापस वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके वापस मुस्लिम वोटरों पर जो है वो अपनी छाप लगाना चाहती है। तो उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही थी। जिस प्रकार से आज सुबह सुबह का हमने दृश्य देखा कि एक पॉलिटिकल टूर पर जाने के लिए नेता इतने उतावले थे कि उस पॉलिटिकल पाखंड को रचने के लिए, देखिए वहां पर जनता गाजीपुर बॉर्डर पे, समझिए ध्यान से, वहां पर एम्बुलेंस फंसी है, लोग नौकरी पे जाने वाले फंसे हुए हैं, कुछ मैं वही कह रहा हूं कि जनता परेशान है। और जो मीडिया चैनलों में चल रहा था, कोई जनता कह रही है कि देखिए ये 9 गाड़ियों की वजह से पिछली 9000 गाड़ियां फंसी हुई हैं। अब जब प्रशासन ने कह दिया कि 10 दिसंबर तक ना तो भारतीय जनता पार्टी, ना ही समाजवादी पार्टी, ना ही कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य वहां पर नहीं जा सकता, यह सरकारी व्यवस्था थी। यहाँ पर प्रशासन ने एक वो बात रखी थी, बिल्कुल स्टेटमेंट था, और प्रशासन ने इसको बड़ी मजबूती के साथ वहां पर, तो ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं बाकी आप लोग को नहीं जाने दिया जा रहा है, वो व्यवस्था सबके लिए थी। लेकिन जिस प्रकार से पॉलिटिकल पाखंड रचा गया सुबह सुबह, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब थे राजनीति में और अखिलेश यादव जी का जब प्रवेश हो रहा था, तब यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने सबसे पहले CBI का शिकंजा जो है अखिलेश यादव पर डाला था, जैसे ही वो राजनीति में प्रवेश कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी को वो दिन याद भी आने चाहिए, क्योंकि संसद में तो प्रधानमंत्री ने बताया कि याद कर लीजिए उस दिन को। और देखिए सबसे बड़ी बात, आप सुनकर के आए रायबरेली से सांसद, और कन्नौज से आप सांसद चुन करके आए,
भाई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंच संसद की पटल, जहां पर आपकी बात को करोड़ों लोग सुनेंगे, जहां पर आपकी बात की गंभीरता से आपकी बातों को लिया जाएगा, आप संसद छोड़ करके सड़कों पर भाग रहे हैं। क्यों भाई? संसद चल रही है, अगर आप इसी बात को संसद के अंदर रख देते संभल की तो बात समझ में आती। लेकिन सुनिए, संभल के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं और वहां पर जिस प्रकार से जांच चल रही है, तो कहीं ना कहीं क्या ये जांच से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि संभल को 1978 के घटना से भी आपको देखना पड़ेगा और 1991 की घटना से भी देखना पड़ेगा। 32% आबादी वाला जो हिंदू वहां पर रहता था, वो 10% हिंदू कैसे पहुंच गया संभल में? इस बात की भी जांच हो रही है। 30 सेकंड प्रशांत जी दे रही हूं आपको काउंटर के लिए, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, फिर आपको और ज्यादा समय दे पाऊंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप सौरभ दुबे जी की बातों को बड़ी गंभीरता के साथ और एक sarcastic स्माइल के साथ सुन रहे थे, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। बाकी आप बताइए। I was actually because the administration जिसने आज पत्र इशू किया है, राजेंद्र जो वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट है, उन्होंने उसकी डेट 4/11/2024 अपने पत्रांत में लिखी है। इतना तो सक्षम प्रशासन है जिस प्रशासन के गुणगान गा रहे थे। आज 4 दिसंबर है, 4/12 होना चाहिए था, वो तो किसी ने चेक नहीं किया, वो इशू भी हो गया, मीडिया में भी चला गया। कमिंग बैक टू टॉपिक, माई समीकरण और सब बता रहे थे, दंगों की बात बता रहे थे। कहीं से कहीं तक उन्होंने भारत में एक भारत खुदाई अभियान चल रहा है, एक सरगना है, वो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो कि चैलेंज है। देखिए खुदाई की बात कहीं है क्या? सर्वे की बात है? नहीं, ये गलत इधर प्रशांत जी क्यों किसने बोला कि खुदाई के लिए जा रही थी वहां पर? और फिर बात आ जाएगी सर्वे के लिए जा रही थी, इसी तरह का फिर बात आ जाएगी कि कोर्ट क्या कहता है, आपको उससे मतलब नहीं, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उससे आपको मतलब नहीं, आपको फिर से वही हिंदू मुस्लिम करना है। प्रशांत जी अपना काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद आजम साहब और सिद्धार्थ जी आपके पास आए। मैं बस उतना ही बोल रहा था कि कुछ पॉइंट्स जो रेस किए जाते हैं कि फोटो ऑफ हो रहा है और ये हो रहा है, तो बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ 26/11/2008 को भारत में आतंकवादी घटना हुई थी। ताजमहल होटल पे हमला हुआ था बम्बई में, और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री एक प्रदेश के वहां पहुंच गए थे घंटों के अंदर ही, और वहां पे घटना स्थल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे। तो वो फोटो ऑफ था या ये फोटो ऑफ था फिलहाल? एनीवेज, आगे नेक्स्ट पॉइंट ये था आपके राजनीतिक विश्लेषण का कि बहुत ही उत्तम सरकार चल रही है, दंगे नहीं हो रहे हैं। जिस पे मैंने एक बात बोली कि पूरे देश में जब एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो दूसरा प्रोजेक्ट चलाने लगे आप, और वो प्रोजेक्ट चल रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में पूर्णिमा जी 2020 में रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज्ड है, इट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। लेकिन उसको एलाबाई बना करके जगह जगह पर एक जगह पे वकील, दूसरी जगह पे वकील, तीसरी जगह पे वकील। alibi in the case? Sorry? Is it just an alibi in the case and nothing else, sir? Obviously, वो बेचारा कोई और किताबों का कोई उसमें आधार नहीं लिया गया, किताबों में क्या मेंशन है कुछ और नहीं लिया गया। अभी तक उसमें फैसला नहीं आया है, नहीं आया है ना, तो फिर आपने पहले फैसला कैसे दे दिया सर? सर्वे को लेकर आपने सवाल कैसे उठा दिए? न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट क्या कांग्रेस को सबमिट की है क्या सर? फिर देखने के नजरिए की बात है ना प्रशांत जी, देखने के नजरिए की बात है। आप कंपेयर करने लगते हैं कि वो फोटो ऑफ थी कि ये फोटो ऑफ थी। सीधे तो बात ये है ना कि संसद में उठाइए ना, जनता ने चुन के भेजा है आप लोगों को, आइए संसद में जनता के सामने चर्चा करिए, सरकार से पूछिए ना सवाल। नहीं, हमको वो नहीं करना है। हम पहले जाएंगे प्रशासन के मना करने के बावजूद, हम संभल में घुसने की कोशिश करेंगे, हम पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, है ना, क्योंकि हमें वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। बहरहाल व्हाटएवर इट इज, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इतना सेलेक्टिव होना सर, वो भी इस तरीके से खुलेआम, ये ठीक नहीं है, इतना ठीक नहीं है सर। बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है, आप बता रहे सेलेक्टिव, मीडिया के सामने नहीं आ पाए हैं। कौन नहीं आ पाए? किस चीज के लिए नहीं आ पाए हैं? अरे जो आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, क्या आज आपके देश के मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने? आपको कुछ पता ही नहीं है सर, फिर मीडिया के साथ आए या नहीं आए, फिर छोड़ देते हैं। राहुल गांधी तो आए ना मीडिया के सामने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, किस तरीके की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बताऊं क्या? मणिपुर में जाएंगे, मणिपुर में राहुल गांधी अंदर बातों में जाएंगे तो बहुत परतें खुलेंगी, छोड़ देते हैं। इसीलिए संभल पे तो जवाब नहीं दिया जा रहा, आपसे संभल की बात हो रही है, आपने न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठा दिया। अरे भाई साहब, वो जो वर्शिप एक्ट है उसको नहीं सुन लीजिए, आप लोग चाहते हैं कि न्यायपालिका के आदेश को भी प्रशासन न माने।
अगर न्यायपालिका ने आदेश दिया सर्वे कराने का तो उसके आदेश की भी अवहेलना की जाए। कमाल करते हैं भाई साहब, जहां पर दंगा नहीं हो रहा है वहां पर लगातार जो दंगा कराने मैं बीच में प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। प्रशांत जी, बार बार आप अपना सर शायद आपका वीडियो ऑफ हो रहा है या आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको प्लीज चेक कर लीजिए और उसको ऑन रखिए। बार बार स्क्रीन पर आप ब्लैकआउट हो जाते हैं। प्रशांत जी, इसको प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, बहरहाल सिद्धार्थ जी जल्दी से आपका एक काउंटर, फिर उसके बाद आजम साहब आपके पास आती हूं। सिद्धार्थ यादव जी, जो मैंने एक एनालिसिस किया कि आपको लगता है वो भी इंपॉर्टेंट है इस पूरी इक्वेशन के बीच में, और आजम साहब आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा। पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक, उस पर अपना वर्चस्व, एक तरफ आपके ऊपर आरोप लगते हैं ना कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो क्या यहां पर उस मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास साथ लाने की कोशिश नहीं हो रही है? सवाल मुझसे या नहीं, अभी सिद्धार्थ जी से ले रही हूं सर, फिर आजम जी आपके पास आते। देखिए पूर्णिमा जी, यहाँ वोट बैंक की चिंता तो उनको है जो सदैव वोट बैंक के लिए ही काम करते रहे। ये एक न्यायिक विषय है, आपको समझना पड़ेगा कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, कोई भी लिटिगेंट, कोई भी भारत का नागरिक वो कोर्ट में जा सकता है अपने अधिकार के लिए, और हमारे देश की कोर्ट स्वतंत्र है कि वो उनको ऐसे ऑर्डर दें और सर्वे को ऑर्डर करे, और फिर वहां जाकर के उनके अधिकार क्षेत्र कानून के मुताबिक उनको उनका निपटारा उसमें हो सके। अब इसमें बहुत लोगों को दिक्कत है और वो सड़कों पे उतर जाएं और डेमोक्रेसी को पीछे छोड़ करके मोबोक्रेसी ले आए या फिर भीड़ तंत्र और को लेकर के लोकतंत्र को हराने का काम कर दें, तो मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। पर कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लोगों के साथ अपनी राजनीति को चमकाने का काम करती है, और मात्र इन्हीं लोगों के, एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के आधार पर वो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करती है। ये उसी के कारण हो रहा है, नहीं तो वहां पर ऐसी सेंसिटिव जगह पर जाकर के क्यों नहीं राहुल गांधी ने एक बार भी बोला। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से संबल पे इतनी बार इतने प्रश्न पूछे गए, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। वहां पर वो कौन लोग थे जिन्होंने भीड़ तंत्र में शामिल हुए, कौन लोग जिनने पत्थर चलाए, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान का कारतूस लेकर के आ रहे हैं। और राहुल जी को जाना था तो क्यों नहीं गए करहल, वो क्यों नहीं गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वो क्यों नहीं गए बंगाल में, वो क्यों नहीं गए संदेश खाली, वो क्यों नहीं गए हिमाचल, कोई जवाब नहीं है। ठीक है, बात इधर उधर की करेंगे। फिलहाल मुझे ऑन अ लाइटर नोट सिद्धार्थ जी, एक ड्रिलिंग मशीन की आवाज आ रही है, वो कहाँ ड्रिल कर रही है, किसको ड्रिल कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन एक ड्रिलिंग इधर जरूर हो रही है। अब वो कहाँ से आ रही है प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा, प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा जहां से भी है। जल्दी से 1-1 मिनट का टाइमर और रखेंगे। आजम साहब आपके पास आती हूँ और देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ, फिर अनिल जी क्लोजिंग कॉमेंट आपसे भी लूंगी। आप इस बात को ठीक है क्लियर कर लेते हैं और आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में किसी भी तरीके का कोई बिखराव नहीं है, मोहम्मद आजम साहब, लेकिन क्या आपको अपने वोट बैंक में कोई बिखराव की स्थिति दिखती है? और अगर नहीं तो कांग्रेस को साथ साथ लेकर समाजवादी पार्टी के चलने का प्लान क्या है? पूर्णिमा जी, सत्ता पक्ष लोकतंत्र की किस तरह से हत्या कर रहा है, इसका अभी ताजा उदाहरण आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का विधायक जमानत पा जाता है, पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसका मतलब न्यायपालिका का सम्मान किया क्या? दूसरी बात, अभी कुछ इसी तरह का एक सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए कहा इनको, उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश की पुलिस पावर एंजॉय कर रही है और संवेदनहीन हो गई है। कुछ इसी तरह का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी, कोर्ट से उस व्यक्ति को बार बार जमानत मिलती थी और इनकी पुलिस बार बार उसे गिरफ्तार करती थी। तो ये एक मसला है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है पूर्णिमा, और विपक्ष की भूमिका है उस लोकतंत्र को बचाने का। विपक्ष लोकतंत्र का प्रहरी होता है, वो सर आप लोग समस्या है बहुत सर, आप लोग सवालों के जवाब नहीं देते हैं, आप लोगों के साथ ये दिक्कत है, आप सवालों के जवाब, इतना स्पष्ट सवाल, उसका कितना स्पष्ट जवाब। और मैं न्यायपालिका पर आजम खान साहब से, मैं आपसे क्या ही बात करूं, जब आपके लिए निचली अदालत के जजेस छोटे मोटे जजेस होते तो मैं फिर मैं उस पर आपसे सम्मान की क्या ही बात कर सकती, मैं उस पर जाऊंगी भी नहीं सर। जब आपके लिए निचली अदालत के जजेस छोटे मोटे जजेस होते हैं जो पता नहीं देश में क्या करते हैं। बहरहाल ठीक है, अनिल दुबे जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर आपसे लूंगी, फिर समय खत्म है मेरे पास, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे सर के लिए। देखिए पूर्णिमा जी, विपक्ष जो है भ्रमित है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं, और विपक्ष ये चाहता है कि इसको इसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता को बांटने में अपना पूरा लगाए रखो, और जबकि हम लोग एनडीए के लोग चाहते हैं कि समाज एक साथ रहे, समाज एकजुट रहे, समाज में अलगाव न हो। अब ये न्यायपालिका को भी नहीं मानेंगे, ये न्यायिक आयोग को भी नहीं मानेंगे, और इनकी आपस में भी एक राय नहीं है, कोई किसी मुद्दे की बात कर रहा है, कोई किसी मुद्दे की बात कर रहा है। तो इनको उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता इनको देख रही है, इनको समझ रही है
कि ये केवल राजनीति करने के लिए अपना चेहरा चमकाने की बात कर रहे हैं, जहां पर शांति बहाली की बात इनको भी करनी चाहिए, जिम्मेदार विपक्ष हैं। तो जब शांति बहाली के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि समाज बचता रहे, हम अपनी राजनीतिक रोटी देखते रहे, और हम चाहते हैं कि लोगों को के बीच खुशहाली आए, हम बांटने में विश्वास नहीं रखते, हम समरसता चाहते हैं, हम सबको लेकर के चलना चाहते हैं, और ये घूम फिर करके उन्हीं मुद्दों पर और जाने की बात अगर करते हैं। अगर जिम्मेदार विपक्ष मजबूत विपक्ष बनना चाहता है तो कम से कम संभल के मुद्दे पर संभल कर चलना होगा।